जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम को स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि दो लेंस हमारे पास है, एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है और दूसरा हमारे पास आईपीस। आज हमें देखना है कि भाई इसकी जो टोटल मैग्निफिकेशन होती है वो किसके बराबर है। इसकी जो टोटल मैग्निफिकेशन है वो इसके बराबर है। इसकी जो टोटल मैग्निफिकेशन है वो हम देखते हैं वो बराबर होती है m0 into me, m0 into me, where m0 is the magnification due to objective lens, magnification due to objective, ठीक है ना, और m subscript e, it is magnification due to eyepiece, due to, ठीक है ना। अब इनको हमें बड़ा विस्तार से समझना है कि ये कैसे होता है। इन्हें अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना मैग्निफिकेशन, वो किसके बराबर है, ये यहाँ पे h डबल डैश है ना, इन्हें ओवरऑल जो आपके पास मैग्निफिकेशन होती है वो होती है बराबर आपकी इमेज कितनी बड़ी बनी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। आपकी इमेज कितनी बड़ी बनी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, तो वो जनाब बराबर होगा h डबल डैश डिवाइडेड बाय h के, होगा ना। फाइनल इमेज कौन सी बनी, ये वाली, दैट्स h डबल डैश। फाइनल इमेज मोहतरमुल मकाम कौन सी बनी, h डबल डैश। और ऑब्जेक्ट था क्या असल में, ऑब्जेक्ट असल में h था, तो मैग्निफिकेशन कितनी हो गई बेटा, तो मैग्निफिकेशन हो गई फाइनल इमेज डिवाइड बाय इनिशियल ऑब्जेक्ट, दैट इज h डबल डैश डिवाइडेड बाय h। यही तो खेल है, हमें देखना है कि फाइनल इमेज हमारी ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है, कितनी गुना बड़ी है, उसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। बात आ रही है समझ, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। आप कुछ मत लिखिए इसके तो उसको आप मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब वो मैंने एक बात कह दी कि मैग्निफिकेशन बराबर होगा m0 इंटू me, m0 इंटू me। अब एक सवाल है सर मैग्निफिकेशन तो इसके बराबर है, लेकिन आपने ये बात कर दी कि मैग्निफिकेशन किसके बराबर है, m0 इंटू me। कैसे, अब सवाल क्या आपका, कैसे देखिए कैसे। अगर आप देखेंगे m0 किसके बराबर होगा, दैट इज मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर, इसने फाइनल इमेज क्या बनाई, इसने, किसने, ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय इसका ऑब्जेक्ट क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट क्या था। और बात है समझ आंदी है, तो इसका क्या था फाइनल ऑब्जेक्ट, इसने क्या बनाया था, h डैश डिवाइडेड बाय h, ठीक है। और बात आ रही समझ, जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उसने इमेज क्या बनाई, h डैश, उसकी इमेज क्या थी, तो उसकी मैग्निफिकेशन कितनी हो गई, h डैश बाय h। वाह। और बेटा मेरा मैग्निफिकेशन जो आईपीस ने बनाई, क्या यानी जो मैग्निफिकेशन आईपीस ने दिखाई, दैट विल बी द रेशियो ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द eyepiece, by magnification is equal to the ratio of the final image formed by the eyepiece divided by eyepiece या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस। अरे eyepiece की जब मैग्निफिकेशन देखूंगा तो इमेज किसने बनाई, किसकी देखूंगा, eyepiece की। हो गोचू गोपनदासो, अगर मैं eyepiece की मैग्निफिकेशन देखना चाहता हूं तो मैं इमेज फाइनल इमेज की कौन सी दूंगा, जो आईपीस ने बनाई, जो आईपीस ने बनाई, आईपीस ने कौन सी इमेज बनाई फाइनल, h डबल डैश, क्या बनाई, h डबल डैश। और उसकी इमेज ऑब्जेक्ट उसका क्या था, h डैश, उसका ऑब्जेक्ट क्या था, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट उसका था, जो इसने इमेज बनाई थी वो इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। बात आ रही बेटा समझ, डिवाइड बाय डैश, ठीक है ना। तो जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, तो अगर आप करेंगे m0 इंटू me तो वो किसके बराबर आएगा, h डैश बाय h इंटू h डबल डैश बाय h डैश। और ठीक है बेटा,
एच डैश और एच डैश शॉर्ट हो जाएगा कैंसल, तो किसके बराबर आया? एच डबल डैश डिवाइड बाई एच, सो दैट इज एन के बराबर है। हाँ, और यही तो बराबर था ना किसके? एन के। यही तो शबनम है, बात है समझ? तो यही तो आपका एम है, यही तो फाइनल मैग्निफिकेशन है। तो खुलासे कलाम ये है कि हमारा जो मैग्निफिकेशन है, नेट मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस। एंड हाउ आई एक्सप्लेन दैट, ये चीजें किताबों में नहीं होगी, क्योंकि किताब एज्यूम करती है कि आपको ये खुद ब खुद समझ में आएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे वहां पे ये नहीं ऐसे लिखा कि होगा, वहां पे डायरेक्ट लिखा है एम इज इक्वल एम नॉट इंटू एम। तो ये हमने आपको दिखा दिया, हो गई एक बात। अब हमें क्या निकालना है? एम नॉट निकालना है। क्या निकालना है? एम नॉट। अब हमें एम नॉट निकालना है। अब एम नॉट जो होगा क्लियरली, क्या क्लियरली, पहले अब ये सारा लिखेंगे। तो ये पहले डायग्राम आपने तो बनाई होगी, फिर आप लिखेंगे दिस, फिर आप यहां पे दिखाएंगे हाउ दिस इज, ठीक है ना? या पहले ही आप यहां पे दिखाएंगे एम इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना? फिर आप लिखेंगे एम नॉट इज इक्वल टू दिस, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एम, ठीक है ना? फिर आप लिखेंगे 10 मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, 10 मैग्निफिकेशन ऑफ compound microscope may be given as, may be given, ठीक है? तो ये आप फिर ये फिर वीडियो से आप कॉपी करेंगे, वीडियो है सब मैं कह रहा हूं, पहले क्या लिखना है फिर क्या लिखना है, आराम से आप उससे कॉपी करेंगे। तो ये आप करेंगे इसके बाद कॉपीज, ठीक है ना? अब हमें क्या निकालना है? एम नॉट। क्या निकालना है? एम नॉट। अब एम नॉट किसके बराबर है? वो तो बराबर है ना एच डैश पे एच के। अब देखो इनको मैं नाम रखूंगा यहां पे कुछ, इसको मैं नाम रखूंगा F1। क्या नाम रखूंगा? क्योंकि तो फोकस है उसका, ठीक है ना? इसको मैं नाम, यहां ये फोकस के नजदीक ही है, क्या है ये? लेकिन इसका मैं नाम रखूंगा कुछ हाँ चले एम, मुझे एम हमेशा अच्छा लगता है, एम लिखेंगे, ठीक है ना? एम, ठीक है ना? और जो ये है इसका मैं नाम रखूंगा O1, ठीक है ना? और इसका मैं नाम रखूंगा P। क्या रखूंगा नाम? कुछ भी रख सकते हैं। अब जो ये मैं चीजें आपको कह रहा हूं ये किताबों में नहीं है, वहां पे डायरेक्ट दिया है टैन बीटा वगैरह, लेकिन मैं आपको वो डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा जो आपने पहले से पढ़ते आ रहे 10 से। मैग्निफिकेशन जो एम नॉट है बेटा, वो किसके बराबर है? मैग्निफिकेशन एम नॉट किसके बराबर है? वो बराबर है एच डैश बाई एच। किसके बराबर है? वो बात है ना, समझ आती है? हाँ यही है ना? हाँ अब आप देखिए ट्रायंगल F1 O1P, ट्रायंगल is similar to triangle F1 MQ, इसको मैंने क्यू नाम रखा, F1 MQ। ये तो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। ट्रायंगल F1 O1P is similar ट्रायंगल F1 MQ। कैसे? कोई बोलेगा कैसे? कैसे कैसे? हाँ वर्टिकली है ना ये। देखो बेटा कुछ ऐसा ना कहना कि वीडियो में हमें फिर ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वेरी नाइस। और साइड साइड बेटा एच एच है ना? 90 वेरी गुड बेटा, ये 90 डिग्री है और ये भी है ए सिमिलैरिटी। अब देखो आप जब छोटी क्लासों में पढ़ रहे होते हो ना, मानो 6th 7th 8th 9th में, वहां पे आपको पढ़ाया जाता है पैरेलल लाइंस, वहां पे आपको पढ़ाया जाता है ट्रायंगल्स। आप वहां पे कंफ्यूज होते हो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। ये एक बात जिम्मन रिकॉर्ड भी हो जाए, बच्चा कंफ्यूज होता है मैं पैरेलल लाइंस क्यों पढ़ रहा हूं। मैं खुद जब 6th में पढ़ता था, जब हमने पैरेलल लाइंस पढ़ी तो मैंने अपने सर को पूछा कि सर ये पैरेलल लाइंस है? उसने बोला है ऐसे, लेकिन ये कोई जवाब नहीं है। ये है, ये इसलिए हम उन क्लासों में बच्चों को पैरेलल लाइंस पढ़ाते हैं, ट्रायंगल्स पढ़ाते हैं, कॉन्करेंसी पढ़ाते हैं, सिमिलैरिटी पढ़ाते हैं, ताकि आगे जाके आपको वो इस्तेमाल लगे। अगर आपने 10th में सिमिलर ट्रायंगल्स ना पढ़ा होता, यहां पे तो सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट लगा ना,
सो वो जो चीजें पढ़ते हैं वहां पे उनकी एप्लीकेशन आगे होती है। अब वहीं पे तो आपको नहीं सिखाएंगे ना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको कहीं पे इस्तेमाल आ जाएगा और बात आए आपको समझ। इसी तरह ये चीजें जो है बचपन में आप पढ़ते हो वो आगे इस्तेमाल आता है। आपको 1 2 पढ़ाया जाता, आपको कहां कहा जाएगा कि भाई देखो 1 2 आप पढ़ोगे तो क्वांटम मैकेनिक्स में इस्तेमाल आ जाएगा, ठीक है ना भाई। आपको मॉडर्न केमिस्ट्री में इस्तेमाल आ जाएगा, आपको क्लासिकल फिजिक्स में इस्तेमाल आएगा, मैकेनिक्स में इस्तेमाल आएगा। वहां पे आपको ये नहीं कहा जाता है। 12 तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहां पे इस्तेमाल आता है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? अब देखिए, अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे देखा जाता है? बीटा बीटा के बराबर है ना, तो यहां पे बीटा का अपोजिट क्या है? एच डैश ना, बराबर नहीं है तो एच डैश डिवाइडेड बाई, यहां पे बीटा का अपोजिट क्या है? एच। अब ये भी आपने नहीं पूछा सर, अगर ये एच है तो ये एच कैसे है? पैरेलल में ना वो लाइन, ये अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल बन गया ना, तो गोचू गोकुलदास से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ऑब्जेक्ट भी परपेंडिकुलर है और ये इसके पैरेलल है। तो जब आपके पास ये एंगल 90 डिग्री है तो ये रेक्टेंगल बन गया, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल यहां पे लगी जो आपने 7th में पढ़ा था, रेक्टेंगल ऐसा होता है, लेटरल होता है, शेट्रल होता है। और बात टाइम में समझ आती है। हाँ, तो एच डैश बाय एच डैश बाय, इसका अपोजिट मैंने एच डैश लिखा और इसका अपोजिट मैंने एच डैश। अब देखो ये जो ये वाला एंगल है ना, ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके, क्योंकि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। जब हमने ए से सिमिलर किया, जब दो एंगल्स आपस में बराबर होंगे तो तीसरा एंगल भी क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे भी सम ऑफ एंगल्स है 180, यहाँ पे भी 180। जब यहाँ पे दो एंगल्स आपस में बराबर है तो तीसरा एंगल भी क्या होगा? और बात आ रही है, क्या समझ आ रही है? जब आ रही है समझ। यानी यहाँ पे 3 लड़के हैं, जितना तुम्हारा फीस है उतना इसका फीस है, जितना इसका फीस है उतना इसका फीस है। तो लेकिन जो तीनों का फीस है वो बराबर है, जितना उन तीनों का फीस है उतना इन तीनों का फीस भी है। यानी इसका अगर 1000 रुपए, इसका भी 1000 रुपए, इसका 2000, इसका भी 2000 रुपए है, और टोटल में सबका 7000 फीस है। तो जो तीसरे का कितना कितना होगा? आए पास में सेम होगा। आए पास में, तो यही होता है। अगर आप बोलते हैं ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के, तो ये एंगल, बात है समझ? हाँ, क्लियर होगी बात? तो बात होगी क्लियर? क्या होगी क्लियर? और जाओ हो गई क्लियर, ठीक है ना। यानी जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं ट्रायंगल में तो तीसरा एंगल भी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि सम तीनों का 180। और सिमिलैरिटी का मतलब भी होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ये इसके बराबर होगा। अब इसका अपोजिट क्या है? F1M। क्या है इसका अपोजिट? इसका अपोजिट है F1M। और इसका अपोजिट क्या है? O1F। क्या है? ठीक है ना, O1, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि H डैश बाय H बराबर होगा F1M है ना, यहां से लेके यहां तक। मैंने आपको बोला ये फोकस के नजदीक ही होता है। तो जो फर्स्ट, जो इसका सेकंड फोकस है, किसका? जो ऑब्जेक्टिव का सेकंड फोकस है, और जो आईपीस का फर्स्ट फोकस है, जो आईपीस का क्या है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको ट्यूब लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, इसलिए मैं यहां पे एल लिखूंगा। क्या लिखूंगा? आए बात समझ? ये इसके नजदीक है इसलिए मैंने इसको लिखा उसी पे। तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड फोकस ऑफ objective lens and first focus of eyepiece is known as tube length, is known as tube represented by capital L। अच्छा, जरा मुझे बताओ O1F ये क्या है? It's the focal length, is the of which lens? Of the objective lens। तो मैं लिखूंगा F0। क्या लिखूंगा मैं? यहां पे लिखूंगा मैं wire L is equal to tube length। wire L is equal to tube length। और बात है समझ आ रही है? क्लियर? यहां तक हो गया ये। तो ये हो गया आपका M0 या M0, L बाय F0। क्या हो गया? L बाय F0। अब हमें क्या निकालना है? ME। क्या निकालना है? ME का जो एक्सप्रेशन है वो, अगर आपके पास आप मान रहे हो इमेज बन रही है ऑलमोस्ट एट इंफिनिटी पे, बहुत दूर बन रही है, तो जो किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन होती है
तो जो किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन वो बराबर होती है d बाई एफ, d बाई एफ. What is d? d is known as the least distance of distinct vision. d को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या है? वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक आप किसी भी तकलीफ के बगैर चीजों को देख सकते हैं. अगर आप यहां पे हाथ को रखेंगे तो आप आराम से देख पाएंगे. अगर आप नजदीक रहेंगे आंखों पे स्ट्रेन आ जाती है. तो जो हमारे ह्यूमंस की जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो 25 सेंटीमीटर है. कितना है? 25 सेंटीमीटर. कितना है? तो इसीलिए आपके पास जो मैग्निफिकेशन निकलती है कंपाउंड एक सिंपल माइक्रोस्कोप की, जब आप इमेज का मान रहे हो बन रही है इन्फिनिटी पे, किसके बराबर है? d बाई एफ. अब आप कहोगे सर इसकी डेरिवेशन में अलग टॉपिक सिंपल माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर वरना ही लंबा बनेगा. तो एम बराबर है d बाई एफ के. देयरफॉर कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं? जो आपके पास मैग्निफिकेशन होगी किसकी? एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वो किसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी? m0 के बदले क्या लिखेंगे? l बाई एफ इंटू डी बाई एफ. आया बात समझ? सो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना. कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें आप एक रे डायग्राम बनाएंगे और मैग्निफिकेशन ये दिखाएंगे. ठीक है ना.